Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, beta. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Johar, sir. Good afternoon, beta. क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे आज के लेक्चर की। हाँ बेटा, लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। देखो, ऑक्सीजन अणु की 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कुल गतिज ऊर्जा बताइए। ऑक्सीजन अणु की 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कुल गतिज ऊर्जा बताइए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बतानी है, ब्रैकेट में लिख दो इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इंग्लिश में लिखो, कैलकुलेट total kinetic energy of oxygen gas molecule at 27 degree centigrade. Calculate total kinetic energy of oxygen gas molecule at 20 लिख दो इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा जल्दी नहीं है। देखो बेटा, शुरू करता हूं मैं। हम जानते हैं एक अणु की कुल गतिज ऊर्जा वो होती है F/2 kT। बेटा ऑक्सीजन जो है द्विपरमाणविक है, F5 होगा।
इसको सॉल्व करेंगे 5/2, ये आएगा 1.38 10⁻⁻23। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। टेम्परेचर बेटा 300 केल्विन लेना है बच्चों। ये आंसर आपका जूल में आएगा और इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए भाग देना पड़ेगा। तो बस आपके लिए अब ये छोटा सा गुणा भाग छोड़ा है, बस ये आप कर दो तो अपना आंसर आ जाए। अच्छा, हिमांशु का आंसर है 1.35। नहीं बेटा, आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके दो। नहीं बेटा, इसको तो सॉल्व करने पर ये नहीं आएगा। ये आएगा बेटा 0.06, है ना, 47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों, ऊपर वाले क्वेश्चन में एक छोटा सा बदलाव कर रहा हूं, उसको पहचानो और फिर अपना आंसर बदलो। ये देखो, ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो था कैलकुलेट टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। बेटा, ऊपर वाले क्वेश्चन में कुछ पूछना है तो बोल दो। नो सर। तो अब मैं ये कह रहा था कि इसमें अब एक मामूली सा चेंज करते हैं। चेंज ये है, देखो इधर, कैलकुलेट टोटल काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं यहां पर लिख रहा हूं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। टोटल को हटाकर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कर दिया। हिंदी में ये परिवर्तित होगा, ऑक्सीजन गैस के अणु की 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेखीय गतिज ऊर्जा बताइए। इसे स्थानांतरित गतिज ऊर्जा भी कहते हैं। बस ये छोटा सा चेंज है। अब बताओ अपने आंसर में क्या चेंज आएगा। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी स्मार्टनेस दिखाओ। प्रांजल F2 नहीं आएगा बेटा, F3 आएगा। रेखीय गतिज ऊर्जा से संबंधित, रेखीय गति से संबंधित डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होते हैं बेटा।
वैसे आपने बात सही पकड़ी, पर थोड़ी सी गलती कर गए। आप F को 3 ले लो, तो आपने जो ऊपर 5/2 kT लिखा था ना, इस बार वो 3/2 kT हो जाएगा। बस ये चेंज आएगा और कैलकुलेशन आप कर लेना। अब छोड़ो बार बार गुणा भाग क्या करना, ठीक है। तो मैं आपसे ये कह रहा था, ट्रांसलेशनल मोशन से रिलेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इस बार 3/2 kT आएगा बेटा। तो एक काम करते हैं, पूरा कैलकुलेट करने की जगह ऊपर वाला जो आंसर था उसको 5 से भाग देकर 3 से गुणा कर दो। बेटा क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आई, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? सर बीच में कट रहा है आवाज। नो सर सही आ रही है। नो सर सही आ रही है। सही आ रही है। हाँ, तो 5 से गुणा भाग देकर 3 से गुणा कर दो तो आंसर आ जाएगा। बताओ कितना आएगा, बताओ कितना आएगा। ये इतना सा काम तो कर दो, ऊपर वाले आंसर को गुणा भागी तो करना है थोड़ा सा। ये आएगा 0.038 या 39 के आसपास आएगा लगभग। हाँ, तो 88 आएगा, उसको मैंने 9 लिख दिया। हाँ सर 0.0388। हाँ, वेरी गुड। तो बच्चों एग्जाम में ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या पूछा है। चलो अब अगला टॉपिक लिखो, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, मुक्त माध्य पथ या माध्य मुक्त पथ। हाँ, माध्य पहले आना चाहिए। माध्य मुक्त पथ, ये क्या होता है बेटा? गैस के अणु किसी पात्र में गति करते हैं तो दो टक्कर के बीच में वो जितनी दूरी तय करते हैं उसे मुक्त पथ कहते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन द टू कोलिजन इज कॉल्ड फ्री पाथ। अब ये सारी दूरियां बराबर तो हो नहीं, कहीं दो टक्कर के बीच की दूरी कम होगी, कहीं दो टक्कर में बीच की दूरी ज्यादा होगी, तो हमें एवरेज लेना पड़ता है, तो उसे बोलते हैं मीन फ्री पाथ। तो एक लाइन लिख लो पहले, है ना, लिखो। देखो, द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मॉलिक्यूल, द एवरेज डिस्टेंस traveled by a molecule between successive collision, ठीक है ना, ये कहलाता है मीन फ्री पाथ। हिंदी में लिखो बेटा, देखो, दो क्रमागत टक्करों के बीच, दो क्रमागत टक्करों के बीच गैस के अणु द्वारा, दो क्रमागत टक्करों के बीच गैस के अणु द्वारा तय की गई दूरी का औसत, तय की गई दूरी का औसत मीन फ्री पाथ कहलाता है। तय की गई दूरी का औसत मुक्त माध्य पथ या माध्य मुक्त पथ कहलाता है। बेटा इसका फार्मूला होता है लैम्बडा एम, लिखते हैं इसे, या लैम्बडा के ऊपर बार लगा देते हैं कहीं कहीं। तो ये होता है 1/, ये याद करना पड़ेगा ढंग से, कई बार एग्जाम में ये केवल फार्मूला पूछा गया है। 1/√2, बेटा माइक म्यूट करो, d²n, d²n। बेटा सारे सिंबल्स का मतलब लिखवाऊंगा मैं। यहाँ d क्या है बेटा? एक अणु का व्यास है,
डायामीटर ऑफ मॉलिक्यूल, और स्मॉल एन क्या है, कौन बता रहा है? किसी को आता है? स्मॉल एन मोल नहीं है बेटा, यहाँ पर ये मोल नहीं है, यहाँ पर है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अरे वाह, वेरी गुड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। एकांक आयतन में अणुओं की संख्या, यानी कि आप कह लो n अपॉन वी है, ये क्या है? n अपॉन वी। एकांक आयतन में अणुओं की संख्या बराबर n अपॉन वी। अब बच्चों इस फार्मूले को हम एक दूसरी फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, डेंसिटी और मास की टर्म्स में। तो दूसरा फार्मूला फिर लिख लो, लैम्बडा एन का दूसरा फार्मूला ये लिखो, ऊपर आएगा m, नीचे आएगा √2 पाई d स्क्वायर रो। बेटा वो आपस में कन्वर्ट कर रहे हैं, नया फार्मूला नहीं होता, एक को दूसरे में बदलना होता है। यहाँ पर m क्या है, कोई बता रहा है? स्मॉल m क्या है बेटा? सर मास होगा किसी गिवन गैस का। किसका, तेरा या मेरा? सर गिवन जो भी गैस होगी। नहीं, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल और रो डेंसिटी ऑफ गैस। डेंसिटी का मतलब टोटल मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो टोटल मास को हम लिख देंगे ना, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इनटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन वी। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, देख लो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल m इंटू स्मॉल n, और यही वैल्यू हमने ऊपर पुट कर दी, ठीक है। तो बच्चों ये 2-3 फॉर्म है, एक फॉर्म और लिख लो, एक और फॉर्म लिख लो, लैम्बडा m इज इक्वल टू v अपॉन √2 पाई d स्क्वायर n। तो बेटा ये भी इसी से आ गया, देख लो, रो को हम mn अपॉन v लिखेंगे, स्मॉल m कट जाएगा और ये आ जाएगा। तो बेटा अगर आप रटना चाहते हो तो रटो यार, एक दूसरे में खुद कन्वर्ट कर लेना, अगर सारा नहीं रटना चाहते तो। v बेटा गैस का आयतन है, n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, लिखना है तो लिख लो, n क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कुल अणुओं की संख्या, कुल अणुओं की कुल संख्या है कैपिटल N, और v गैस का आयतन है बेटा, v है आयतन। इस पर कोई क्वेश्चन नहीं बनता, बस फार्मूला ही क्वेश्चन है इसका, ये मान लो आप, इसका फार्मूला ही क्वेश्चन है, यही पूछता है डायरेक्ट। स्पेसिफिक विशिष्ट ऊष्मा, मोलर विशिष्ट ऊष्मा बेटा, माइक मैंने ऑफ कर दिया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे भूल जाते हैं। मोलर विशिष्ट ऊष्मा की डेफिनेशन बताइए बच्चों। थर्मोडायनेमिक्स में ज्यादा काम आएगा ये चीज, केटीजी में कम काम आएगा, थर्मोडायनेमिक्स में ज्यादा काम आएगा। मोलर विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा बताइए। चुप नहीं बैठिए, टूटा फूटा कुछ तो बताइए। Heat required to increase the temperature of 1 mole का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनाने के लिए। वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लिखो,
heat required to raise the temperature of 1 mole of gas by 1 degree centigrade या 1 Kelvin भी लिख सकते हैं. Heat required और आपकी वॉइस What? ये है. बेटा मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? अटक रही है सर. अटक रही सर. तो पॉज हो रहा है. तो अपन थोड़ी देर रुक जाते हैं, अपना आप सही हो जाएगा. बस 1 मिनट रुको, ये लिख लो इतने जो मैंने लिखा है. हाँ बेटा, अब मेरी आवाज सही सुनाई दे रही है? चलिए ठीक है. तो क्वेश्चन लिख लीजिए. सॉरी, क्वेश्चन नहीं, गलत बोल गया. हाँ, हिंदी में लिखिए. 1 मोल गैस का ताप 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा. 1 मोल गैस का ताप 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा. फॉर्मूला होगा बेटा इसका C बराबर डेल्टा Q डिवाइडेड बाय N डेल्टा T. बेटा फार्मूले से मात्रक बनाइए. जूल पर केल्विन मोल. सही है, जूल पर मोल पर केल्विन. और अगर SI यूनिट की बात नहीं, अलग से यूनिट लिखें. अदर यूनिट अगर हम लिखते हैं तो कैलोरी पर मोल पर केल्विन या पर डिग्री. क्योंकि है ना, डेल्टा टी है, डेल्टा टी होता है तो बेटा डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन बराबर होते हैं, ध्यान रखिए ये बात. बच्चों गैसेस के लिए है ना, गैसेस के लिए 2 तरह के मोलर स्पेसिफिक हीट होते हैं. 2 तरह के. एक होता है सीपी, दूसरा होता है सीवी. बच्चों सीपी क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर पे. एक्चुअली क्या होता है बेटा, अभी हमने मोलर स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन क्या पढ़ी. किसी भी गैस का ताप, 1 मोल गैस का ताप 1 केल्विन अगर बढ़ाना है तो जितनी हीट चाहिए वो कहलाती है मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर विशिष्ट ऊष्मा. लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब हम किसी गैस को हीट देते हैं ना बेटा, तो हमें पहले ये निश्चित करना होता है कि हम गैस को हीट करते वक्त उसका दाब नियत रखेंगे या उसका आयतन नियत रखेंगे. हीट देते वक्त दाब नियत रखेंगे या आयतन नियत रखेंगे. तो बच्चों दोनों में अलग अलग ऊष्मा देनी पड़ती है, ध्यान रखो. अगर नियत दाब रखकर हम ऊष्मा दे रहे हैं तो अलग ऊष्मा आएगी, विशिष्ट ऊष्मा अलग आएगी. और अगर नियत आयतन पर ऊष्मा दे रहे हैं तो विशिष्ट ऊष्मा अलग अलग होगी. तो लिखो ये बात, लिखो. गैस के लिए 2 प्रकार की मोलर विशिष्ट ऊष्मा परिभाषित होती है. गैस के लिए 2 प्रकार की मोलर विशिष्ट ऊष्मा परिभाषित होती है. देखो, फॉर गैसेस 2 types of molar specific heats are defined. 2 types of molar specific heats are defined. पहले लिखेंगे CP. CP है मोलर स्पेसिफिक हीट
एट कांस्टेंट प्रेशर, नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। दूसरा है सीवी, ये है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। बच्चों सीपीसीवी में से कौन बड़ा होता है? सर सीपी होता है। हाँ सीपी बड़ा होता है। क्यों होता है? क्यों होता है बताओ? अरे आज बंद हो गई, एक भी आवाज नहीं आई। ये आपने सही बोला, सीपी सीवी से बड़ा होता है, परंतु ये भी बता दो कोई कि सीपी सीवी से बड़ा क्यों होता है, मजा आ जाएगा। अरे यार ऐसा नहीं करो, कहाँ चले सर, जाते हो? सारी पब्लिक कहाँ भाग जाती है? सारी पब्लिक टाइम पर तो भाग जाती है। सर हाँ बोलो सर बोलो बोलो। सर कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क नहीं होता और कांस्टेंट प्रेशर पर वर्क होता है, इसीलिए प्रेशर ज्यादा बड़ा होगा, मतलब सीपी ज्यादा बड़ा होगा और वॉल्यूम। साक्षी ने बताया ना ये? यस सर। अरे वाह बेटा, बहुत अच्छा आंसर बताया, बिल्कुल सही आंसर बताया आपने। वेरी गुड बेटा, इसलिए मैंने तुरंत नाम देखा कौन बोल रहा है। बेटा जब हम गैस को ऊष्मा देंगे, एक मिनट मैं आपको अंतर बताता हूं, उसके लिए मैं 2 डायग्राम बनाऊंगा। थोड़ा सा बेटा दिमाग में होना चाहिए, हर चीज को रटने में क्या रखा है। तो हमें पता होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्यों हो रहा है। ये कोई कंटेनर है, ये बंद कंटेनर है। बंद कंटेनर का मतलब इसका आयतन नियत रहेगा, इसमें गैस भरी पड़ी है। अब हमें इसे ऊष्मा देनी है। बेटा इस समय जो आप इसे ऊष्मा दोगे वो सारी ऊष्मा इसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कर देगी, ठीक है। लेकिन अगर आप एक ऐसा कंटेनर ले रहे हो जो खुला हुआ है और पिस्टन लग रहा है, ये कंटेनर है, इसमें यहां पर एक पिस्टन लगा है, ये लो बच्चों। पिस्टन फ्लेक्सिबल है, ऊपर नीचे जा सकता है। अब आप इसको ऊष्मा दोगे तो वो ऊष्मा आपको, क्योंकि नियत दाब पर जब आप ऊष्मा दोगे तो पिस्टन ऊपर उठेगा, तो पिस्टन को ऊपर उठाने में अतिरिक्त वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए अतिरिक्त ऊष्मा देनी पड़ेगी। पिस्टन को ऊपर लिफ्ट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा और आपको एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी। तो बच्चों ये सीवी वाला केस है, ये सीपी वाला केस है। तो ये पिस्टन ऊपर जाता है, उसके लिए एडिशनल वर्क करना पड़ता है। उस बच्ची ने बिल्कुल सही बताया, इसलिए सीपी सीवी से ज्यादा होता है। आप अपनी भाषा में लिख लो, डायग्राम बना लो, अपनी भाषा में लिखो बेटा, मैं हर बार डिक्टेट नहीं कराना चाहता। नियत आयतन पर कांस्टेंट वॉल्यूम पर हम हीट देते हैं तो वो हीट केवल इंटरनल एनर्जी को चेंज करता है, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पर जब हम हीट देते हैं तो इंटरनल एनर्जी को तो चेंज करता ही है, साथ में वर्क और करना पड़ता है पिस्टन को ऊपर उठाने में, इसलिए सीपी सीवी से ज्यादा होता है। इसलिए सीपी सीवी से ज्यादा होता है बेटा। आपको तो सीपी और सीवी में रिलेशन भी पता होगा, उसका नाम भी होता है।
पता तो होगा यार। मेयर्स फॉर्मूला बोल रहे हो सर? हाँ, मेयर्स रिलेशन। मेयर रिलेशन होता है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। याद कर लेना, काम की चीज है। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। तो बच्चों सीपी सीवी से बड़ा होता है और इनका डिफरेंस होता है आर। बच्चों सीपी और सीवी के अनुपात को हम गामा कहते हैं। वैसे इस चैप्टर का मतलब इस चैप्टर में काम नहीं आएगा गामा, आपके थर्मोडायनेमिक्स में ज्यादा काम आएगा। लेकिन एक टेबल मुझे बनवानी है जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम से उसका रिलेशन लिखवाना है। इसे एडियाबैटिक एक्सपोनेंट कहते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक एक्सपोनेंट। हिंदी में क्या जो बोलेंगे? वॉल्यूम वाले में यूज किए थे वही वाला गामा है ना ये? हाँ हाँ, कौन से साउंड में भी यूज किया था ना, वेलोसिटी ऑफ साउंड में गामा यूज किया था, ये वही वाला गामा है। हाँ यस सर। वही है बिल्कुल। तो बच्चों एडियाबैटिक एक्सपोनेंट होता है ये, आप लिख दो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात। और क्या लिखे? रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट होता है ये। गामा होता है सीपी बाय सीवी। कभी कभी कोई शब्द इंग्लिश में भी लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है। गामा होता है सीपी बाय सीवी। बच्चों सीपी सीवी और गामा का डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेशन बताओ अगर आता है तो। मैं तो बताऊंगा ही, पर एक बार मैं आपसे पूछता हूं, आदत है। सीपी सीवी और गामा तीनों का डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेशन क्या होता है? CV is equals to FR upon 2 वेरी गुड। और CP is equals to CV plus R। हाँ, तो F/2 + 1 हो जाएगा। वेरी गुड, सही है। बस इतना ही बहुत है बेटा, बाकी मैं लिखूंगा, है ना। सीवी बेटा ये सब काम की चीजें। सीवी होता है F/2R। हम जानते हैं सीपी की वैल्यू जो होती है वो सीवी प्लस आर आएगा इस फार्मूले से। तो इसमें प्लस आर और कर दो तो सीपी आ जाएगा। तो सीपी हो गया F/2 + 1, आर कॉमन ले लो। बेटा गामा होता है सीपी बाई सीवी, इन दोनों को भाग दे दो तो भाग देने पर आएगा 1 + 2/f। मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सब याद करने वाली चीजें हैं बेटा, इसलिए याद करनी ही पड़ेगी। सारे फार्मूले याद करने हैं। और अब अपन को एक टेबल बना दी है गैस की परमाणुकता और के साथ इन सब की वैल्यू लिखनी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, सीवी, सीपी, गामा, ये सब लिखना है। तो एक टेबल बनाओ आप। ऐसे एक टेबल बनाया। यहां लिखेंगे एटोमिसिटी, परमाणविकता, है ना। फिर इसके बाद अगले कॉलम में सीवी, फिर अगले कॉलम में सीपी, फिर अगले कॉलम में गामा। बस इतना ही काफी है।
तो बच्चों इसे जरा भरवा दो टेबल को। एक बार इस टेबल को पूरा भरवा दो मुझसे, है ना बेटा। एटॉमिसिटी में सबसे पहले मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, अरे अच्छा एक चीज और रह गई, रुको 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 रुको, मैं सोच रहा था एक कॉलम और बनाना है मुझे। क्या रह गया बेटा? डिग्री ऑफ फ्रीडम रह गया। तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखेंगे, फिर सीवी लिखेंगे, फिर सीपी लिखेंगे और फिर गामा लिखेंगे, ठीक है। मोनो एटॉमिक गैस के लिए कितना होता है? 3 कितना आएगा? 3R/2, सीपी कितना आएगा? 5R/2, 5/2, तो गामा कितना आएगा? 5/3, 5/3। 5/3। ये सारी वैल्यू लिख लो। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, सीपी होगा 3/2R, सीवी, सीपी होगा 5/2R, और जो गामा होगा वो सीपी बाई सीवी 5/3, यानी कि 5/3 लगभग 1.67 लिख दे बेटा, लगभग 1.67। अब ऐसे ही इस टेबल में बाकी वैल्यू डालते रहो। इसके बाद लिखो डाया एटॉमिक गैस, भरते जाओ। डाई एटॉमिक, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, ये 5/2R, ये 7/2R, ये 7/5 यानी कि 1.4। नेक्स्ट ट्राई एटॉमिक गैस, ट्राई एटॉमिक गैस के 2 पार्ट करने पड़ेंगे आपको। ट्राई एटॉमिक में पहले नॉन लीनियर, डिग्री ऑफ फ्रीडम 6, ये 3R, ये 4R, ये 4/3 यानी कि 1.33। और लास्ट बेटा लीनियर, लीनियर में 7 से करूं यार 5 से करूं? अपन तो 7 से ही करेंगे, अपन ने वहां भी 7 लिखा था, तो यहाँ भी 7 ही लिखेंगे फिर हम। तो यहाँ लिखेंगे ट्राई एटॉमिक लीनियर स्ट्रक्चर 7, 7/2R, 9/2R, 9/7, 9/7 1.28 आएगा क्या बेटा? एक बार चेक करना। 9/7 1.28 आएगा क्या? एक बार चेक करो। यस सर। चलो 2.6 आएगा सर। बच्चों हाँ कितना आएगा? 2.6। नहीं सर 1.28 आ रहा है। 2.6 सर 1.28 है। मुझे भी 2.8 ही याद है, मुझे भी 2.8 ही याद है। ये रंग बिरंगी टेबल बन गई।
बच्चों ये तो इंफॉर्मेशन है, तो इस पर तो कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। देखो ये तो इंफॉर्मेशन है। अब आगे चलो और लिखो मिक्सचर ऑफ गैस। सर इसमें बेटा ऐसा दो नहीं पूछ सकता कि मोनो एटॉमिकली सीपीसीवी बताए या ऐसा करके कुछ भी? क्वेश्चन एग्जाम में, हाँ सर, वो भी जेई में। मतलब सर किसी भी एग्जाम में, जेई में तो कोई बात नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। नहीं 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 यार, देख अगर तू ये जान कह रहा है कि सर केवल सीपीसीवी की वैल्यू पूछ ले, तो मुझे पूछना पड़ेगा ना बेटा कौन से एग्जाम की बात कर रहा है, क्योंकि जेई का तो ये लेवल है नहीं कि केवल सीपीसीवी की वैल्यू पूछे। बेचारे को 25 क्वेश्चन तो करवाना है, उसमें भी इतने इजी क्वेश्चन देगा तो फिजिक्स का सत्यानाश हो जाएगा। नीट में ही नहीं आते इतने इतने इजी क्वेश्चन, तो नीट में ही नहीं आते बेटा। यस सर। हाँ चलो अब लिखो मिक्सचर ऑफ गैस या गैसेस। बेटा अगर हम दो अलग अलग गैसेस को मिला दें, एक परमाणुवीय द्विपरमाणुवीय, फिर आपसे कहे यार डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ मिक्सचर का, तो उसका भी फार्मूला होता है। लिखो इफ N1 मोल ऑफ one gas is mixed with N2 mole of another gas at same temperature. If N1 mole of one gas is mixed with N2 mole of another gas at same temperature. हिंदी में लिखो बेटा, यदि एक गैस के N1 मोल दूसरी गैस के N2 मोल, यदि एक गैस के N1 मोल तथा दूसरी गैस के N2 मोल को समान ताप पर मिला दें, समान ताप पर मिला दें, सेम टेम्परेचर, then degree of freedom of mixture is, then degree of freedom of mixture is, तो मिश्रण के स्वतंत्रता की कोटि होगी, मिश्रण के स्वतंत्रता की कोटि होगी। तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू N1F1 प्लस N2F2 अपॉन N1 प्लस N2। तो बच्चों अगर हम दो गैसेस को मिला देंगे, उनके डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलने के बाद इतने आएंगे। यहां पर क्वेश्चन जरूर बनता है भैया, यहां बनेगा क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन से पहले एक और फार्मूला लिख लो। आज तो बहुत खतरनाक वाले फार्मूला लिखवा दिए मैंने, अक्सर इतने नहीं लिखवाता मैं। बच्चों यदि हम दो गैसेस को अलग अलग तापमान पर मिला दें, तो मिश्रण का अंतिम ताप क्या होगा वो भी लिख लो। लिखो इफ N1 मोल ऑफ वन गैस एट टेम्परेचर T1, if N1 mole of one gas at temperature T1 is mixed with N2 mole of other gas at temperature T2. हिंदी में लिखो, यदि पहली गैस के N1 मोल T1 ताप पर यदि पहली गैस के N1 मोल T1 ताप पर तथा दूसरी गैस के N2 मोल T2 ताप पर मिला दे, T की जगह ताप निकल रहा है मेरे मुंह से, यदि पहली गैस के N1 मोल T1 ताप पर तथा दूसरी गैस के N2 मोल T2 ताप पर मिला दे, तो मिश्रण का अंतिम ताप होगा। देन फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर आता है किसी को तो बोलो। आता है? N1F1 T1 plus N2F2 T2 upon N1 T1 plus N2 T2। लास्ट में क्या बोला, दोबारा बोल।
N1 F1 T1 plus N2 F2 T2 upon N1 T1 plus N2 T2. अरे नीचे गलती कर गया ना, ऊपर सही बोला। N1 F1 T1 प्लस N2 F2 T2। बेटा नीचे N1 T1 प्लस N2 T2 नहीं, N1 F1 हाँ plus N1 F1 प्लस N2 F2 आएगा। हाँ बाकी सब ठीक बोला, कॉमन आ जाएगा, ठीक है। सही। हाँ ताप है ना बेटा, तो नीचे ताप तो आ ही नहीं सकता, ताप पूछा है इसने। ये लिखो अब क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करो बेटा इस पर। आज का पूरा लेक्चर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आधा घंटा बचा है, और सारे लोग करने की कोशिश करेंगे, बैठे नहीं रहेंगे। ये इंतजार नहीं करे दूसरा कर देगा तो हम तो भैया आंसर मिला लेंगे। चलिए लिखिए क्वेश्चन। तो 5 मोल ऑक्सीजन तथा 5 मोल ऑक्सीजन तथा 8 मोल हीलियम को समान ताप पर मिलाया जाता है। फाइव मोल of oxygen is mixed with 8 mole of helium at same temperature. मिश्रण का Cp, Cv तथा गामा बताइए। मिश्रण का Cp, Cv तथा गामा बताइए। तीनों चीजें बताओ बेटा। कैलकुलेट Cp, Cv एंड गामा फॉर दिस मिक्सचर। चैट बॉक्स में लिख दो बेटा। हाँ बेटा, N1 है 5, F1 है 5, 25, N2 है 8, F2 है 3, 8 3 24, 25 और 24 49 ऊपर आ गया। नीचे 8 और 5 11, 8 और 5 13, तो 49/13, 26 कहां से आ गया? अच्छा सॉरी तुमने डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं लिखा, मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम बताया अभी तो। ठीक है।
5 mole oxygen is mixed with 8 mole helium, तो पहले तो हम गामा निकाल लेते हैं, सबसे पहले तो एफ निकाल लेते हैं। तो एफ हो जाएगा N1 F1। हाँ बेटा मैं निकाल लूं फिर आप लोगों के आंसर से मैच कराऊंगा। N1 5 है, F1 5 है, N2 F2 अपॉन N1 प्लस N2 49/13। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गए मिक्सचर के। अब सीधा सीधे फार्मूला लगा दो बेटा, CV निकालना है, F/2R लगा दो तो 49/26 R आएगा। CP निकालना है तो इसमें प्लस R और ऐड कर दो, 26 और 49 75 आएगा ना, 75/26 R। गामा होता है CP/CV, दोनों को भाग दे दो तो 75/49 ये गामा आ गया। अब मिलाओ, मनीष का 49 26 75 26 75 49 सही है, अंश का 75 49 गामा सही है, भावना का CV 49/26 सही है बेटा, गरिमा का CV सही है, CP सही है, भावना का CP 49 R/26 CV CP 75 R। हाँ सही है बेटा, सही है, सही है, जिन्होंने लिखा वो सही है। तो ये CV आ गया, ठीक है, ये CP आ गया, ये गामा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा 8 ग्राम ऑक्सीजन, 14 ग्राम नाइट्रोजन और 22 ग्राम CO2 है ना, आर मिक्स्ड in a container of volume 10 लीटर। बेटा 8 ग्राम ऑक्सीजन, 14 ग्राम नाइट्रोजन, 22 ग्राम CO2 को 10 लीटर आयतन के पात्र में मिलाया जाता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये भी ऐड कर देना, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो बच्चों आपको प्रेशर निकालना है और आंसर ATM में लाना है। आंसर ATM में लाने के लिए आप R की वो वाली वैल्यू काम में लेना तो मजा आएगा। ATM लीटर, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, तो आपका आसान हो जाएगा। चलो करो इस क्वेश्चन को बेटा। आइडियल गैस इक्वेशन काम में लेना है। सर स्क्रीन चला गया। स्क्रीन कहीं चला गया। आईपैड लॉक हो गया बेटा। वो आईपैड लॉक हो गया था बेटा। PV इज इक्वल टू NRT लगाना है आपको, है ना, बस थोड़ा सा ध्यान से करो क्वेश्चन, मजा आएगा। मैं आपको आज क्वेश्चन ही कराऊंगा आगे।
3.125 मनीष। अभी बेटा और बच्चों का आने दो, फिर बताते हैं क्या सही है क्या गलत है। राहुल का है 3.12, चरणजीत का 3.07, थोड़ा थोड़ा अंतर आ रहा है बेटा। नंबर ऑफ मोल निकाल लो। 8 ग्राम ऑक्सीजन में 1/4 मोल होंगे। 32 ग्राम में 1 मोल होता है ना ऑक्सीजन का, तो 8 ग्राम में 1/4 होंगे। करते जाते हैं साथ साथ। देखो टोटल नंबर ऑफ मोल होता है गैस का मास, गैस का द्रव्यमान अपन अणुभार। तो ऑक्सीजन के मोल होंगे 8/32, नाइट्रोजन के होंगे 14/28, CO2 के होंगे 22/44। 44 होता है ना अणुभार, सही बोला है ना? यस सर। तो बेटा कितना आ गया? 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया 1.25। PV इज इक्वल टू nRT लगा दो। n आप लोगे 1.25, 1.25 को 5/4 लिख देता हूं। R लोगे 0.082, टेम्परेचर 300, और आयतन कितना दिया है, वॉल्यूम कितना दिया है, 10 लीटर। बेटा बच्चों यहाँ लीटर को कन्वर्ट मत करना, इसीलिए हमने R की वो वाली वैल्यू पुट की है। ध्यान से, R की उस वैल्यू में 8 लीटर आता है ना, लीटर से लीटर कट जाएगा और आंसर हमारा सीधे ATM में आएगा। इसलिए हमें कुछ नहीं करना, ये फायदा है। और ये कैलकुलेशन हम फिजिक्स में कम करते हैं और ऐसी कैलकुलेशन केमिस्ट्री में ज्यादा करते हैं बेटा। तो इतनी सी कैलकुलेशन गुणा भाग करके बता दो कितना आ रहा है, मुझे आप बता दो गुणा भाग करके ये कितना आ रहा है। थ्री पॉइंट जीरो सेवन आया। 3.075। तो ठीक है, 3.075 को हम लगभग 3 ATM बोल देते हैं, है ना? लगभग 3 ATM। ठीक है, तो भाव्या का, प्रांजल का, पूजा का, दुर्गेश का, इनका सबका ठीक था। गरिमा का, चरणजीत का, बाकी भी ठीक है। थोड़ी बहुत गलती हुई है बेटा, ज्यादा नहीं। अब आप खैर कैलकुलेट करते हो, इतना तो चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुरंत तैयारी करो, देरी नहीं। बेटा हमारे पास 5 लीटर का एक बर्तन है, कंटेनर है, उसमें हमने एक गैस भरी। उस गैस का प्रेशर है 80 सेंटीमीटर मर्क्यूरी। मर्क्यूरी कॉलम में अपन प्रेशर बोलते हैं ना बेटा। सुनना, हमारे पास एक कंटेनर है, छोटा सा डायग्राम बना देता हूं। ये लो, इसका आयतन है 5 लीटर और इसमें गैस भरी। तो इसका प्रेशर है 80 सेंटीमीटर मर्क्यूरी। बच्चों अब हमने इस पात्र को 3 लीटर के एक दूसरे कंटेनर से कनेक्ट कर दिया। एक छोटा कंटेनर है 3 लीटर का, उससे इसको कनेक्ट कर दिया। ये 5 लीटर है, ये 3 लीटर है। और बच्चों यहाँ पर एक ट्यूब लगा दी, बस ऐसे एक ट्यूब लगा दी, इससे कनेक्ट कर दिया। यहां से ओपन कर देते हैं, ये लोग, छोटा सा ओपनिंग हो गया।
बच्चों ये 3 लीटर वाला जो कंटेनर था पहले पूरा खाली था, फिर इसमें गैस भरने लगी, तो अंतिम दाब बताइए मिक्सचर का क्या होगा? मिक्सचर नहीं मतलब टोटल, दोनों में अंतिम दाब क्या होगा? भाई गैस तो जब तक फ्लो करेगी ना जब तक दाब बराबर ना हो जाए। और बेटा टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रखना है, करो इसे, टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रखना है। सर निकालना कैसे? फाइनल प्रेशर, 5 लीटर का एक कंटेनर है, उसमें हमने गैस भर दी, उसका प्रेशर है 80। फिर उस कंटेनर को दूसरे कंटेनर से, दूसरे पात्र से जोड़ दिया, 3 लीटर का पात्र है और वो शुरू में खाली है, गैस दूसरे पात्र में जाने लगी, तो बताना है अंतिम दाब क्या होगा। बेटा दोनों में जब तक गैस ट्रांसफर होती रहेगी, जब तक दोनों में प्रेशर सेम ना हो जाए, वो फाइनल प्रेशर निकालना है। ये बीच में एक वो लगा हुआ है वॉल्व, इस वॉल्व को जब ओपन करेंगे तो गैस दूसरे कंटेनर में जाएगी और तब तक जाएगी जब तक प्रेशर बराबर ना हो जाए। तो आपको फाइनल प्रेशर बताना है, ठीक है, कितना होगा? लिख दो बेटा, आवाज नहीं आई। अच्छा नीचे लिखा होगा, सॉरी मैं ऊपर चला गया था। ओके ओके, 3-4 बच्चों ने आंसर दे भी दिया यार। ये है मनीष, अंश का आंसर है 133.3। अंश, अरे अंश बेटा दाब बढ़ कैसे सकता है? दाब तो हल्का ही होगा, गैस निकली है। बेटा ज्यादा आते ही आपके कान खड़े हो जाने चाहिए थे कि दाब ज्यादा तो आ ही नहीं सकता किसी भी हालत में, है ना? इन चीजों को आप सीखो ताकि आप खुद ही अपने आंसर को चेक कर पाओ। तो दाब में वृद्धि नहीं हो सकती। प्रियंका, एक मिनट, इसके बाद मनीष का आंसर है 50। प्रियंका का सेम मिस्टेक, प्रेशर बढ़ा दिया जबकि गैस निकल रही है, प्रेशर बढ़ ही नहीं सकता। पल्लवी की, खैर तुम लोग तो यहाँ पर जब तुम्हारा आंसर ऐसा आता है ना तो मुझे पक्का विश्वास हो जाता है तुम कॉपी करते रहते हो, वरना गलत आंसर वो भी बेकार वाला एक जैसा कैसे आ सकता है सब बच्चों का? गलत आंसर अगर आता है तो अलग अलग तो कम से कम आना चाहिए, तुम्हारी गलती में भी समानताएं हैं। वैसे मैं बता दूं, तोमन का और मनीष का आंसर सही है, 50 ही आंसर आएगा इसका। देखो कैसे आया। बेटा सुनो, टेम्परेचर तो सेम है, हम मान लेते हैं पहले 5 लीटर वाले बर्तन में जो नंबर ऑफ मोल थे वो n थे, और जब दूसरे में गैस गई तो n1 n2 हो गए, 5 लीटर वाले में n1 हो गए और उसमें n2, तो पहले वाला n बाद वाले n1 प्लस n2 के बराबर आएगा या नहीं आएगा? पहले जो पहले बर्तन में गैस थी, ए और बी दो पात्र है, ए में जो गैस थी उसमें नंबर ऑफ मोल थे n, ट्रांसफर होने के बाद ए में n1 रह गए और बी में n2 हो गए, तो बाद वाला n1 प्लस n2 पहले वाले n के बराबर आएगा। बच्चों n होता है पीवी अपॉन आर टी, पीवी अपॉन आर टी, ठीक है। n1 बाद में प्रेशर p डैश मान लेते हैं और बाद में आयतन, वैल्यू भी लिखता जाऊं यार अच्छा रहेगा। बेटा पहले वाला आयतन कितना था? हटाओ, सारी वैल्यू लिखता हूं यार। प्रेशर है 80, आयतन है 5, आर और टी कट जाएंगे, n1
N1 है पहले बर्तन में मोल की संख्या, बाद में, तो बाद में दाब P निकालना है। आयतन कितना हो गया 5, नीचे RT आएगा और N2 आएगा, दाब P, आयतन 3। हम चाहते तो दोनों को 8 लीटर एक साथ कर सकते थे बेटा, 5 + 3 एक साथ 8 लिख सकते थे। RT कट गया तो P बराबर आ गया 80 × 5 400 अपॉन 5 + 3 8, तो ये आ गया 50 सेंटीमीटर मरकरी। बस इतना सा क्वेश्चन था, ये ज्यादा मुश्किल नहीं था बच्चों। सीधा सीधा P1 V1 बराबर P2 V2 लगा दो, मैंने थोड़ा ज्यादा आपको बता दिया। सीधा सीधा P1 V1 बराबर P2 V2 लगा दो। पहले P 80 है और आयतन 5 है, बाद में आयतन बढ़कर हो गया 5 + 3 8, सीधा आंसर आ जाएगा, इतना मत सोचो। P1 V1 = P2 V2 लगा दो, टेम्परेचर सेम है। P1 80 है, V1 5 है, P2 निकालना है और आयतन हो गया 8 लीटर, तो इससे सीधा आपका 50 आंसर आ गया। बस ऊपर वाला तो मैं थोड़ा ज्यादा लिख गया, थोड़ा ज्यादा समझा गया, इतनी जरूरत नहीं है बेटा आपको। सर मैं V2 को बार बार 3 लिख दे रहा था, इसलिए मेरे से इससे आ नहीं रहा था। अरे सारी गैस यस सर, मेरे साथ भी सर मैं अभी वही बोल रहा था, सबसे सेम मिस्टेक सर दोनों प्रेशर को ऐड अप नहीं किए थे। अरे तुम मुझे बात बताओ, पहला बर्तन खाली हो जाएगा क्या? कैसे संभव है बताओ? तुमने तो सारी गैस को दूसरे में घुसा दी। अरे यार ऐसा थोड़ी ना होता है, गैस है यार, अपन लोग थोड़ी ना जो एक कमरे में घुस जाएंगे सारा दूसरा कमरा खाली हो जाएगा। नहीं बेटा, दोनों में गएगी गैस। तुमने पहला बर्तन खाली कर दिया, हद है यार। अच्छा सबने एक जैसी मिस्टेक, एक जैसे सोचते हो तुम लोग हैं, सारे लोग एक यस जैसे सर, सोचते हैं। तभी आंसर गलत आ रहा था। और सर से सेम भी आ रहा था। नहीं बेटा, बाद में है ना 5 हो जाएगा, है ना। P1 V1 = P2 V2 से डायरेक्ट कर दो, जल्दी हो गया क्वेश्चन। एक मिनट बेटा। लिखो क्वेश्चन। बेटा हमारे पास एक डाया एटॉमिक गैस है, द्विपरमाणुवीय गैस। एक किलोग्राम इसका प्रेशर है, गैस का मास है बेटा 1 kg, डाया एटॉमिक गैस है। AIEEE का आया हुआ क्वेश्चन है। इसका प्रेशर जो है 8 × 10⁴ पास्कल है। पास्कल लिख दो या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है। और गैस की डेंसिटी जो है वो है 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अभी आप देखना ये चीजें क्यों दी हैं इसने। तो आपको गैस की टोटल एनर्जी बतानी है, टोटल एनर्जी ऑफ गैस। एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी, ये बताना है। बस ये क्वेश्चन कर लो, इसके बाद तो शायद नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन तो बहुत है बेटा, अंत थोड़ी ना है, बहुत सारे क्वेश्चन है। बेटा एक फार्मूला दिखाया था गैस की कुल ऊर्जा का मैंने। सर
F/2 nRT F वाला। बाई टू एनआरटी, हाँ F/2 एनआरटी। एनआरटी को पीवी लिख सकते हो, ये लो, ये मैंने हिंट दे दिया। हालांकि वॉल्यूम नहीं दे रखा डायरेक्ट, इसलिए तुम्हें डेंसिटी की हेल्प लेनी पड़ेगी। मास और डेंसिटी से वॉल्यूम निकलेगा, फिर 3/2 F/2 पीवी लगा देना। मैंने आपको रास्ता पूरा बता दिया है, अब चलने का काम आपका है उस रास्ते पर। पांच गुना 10⁴ अंश। और बच्चे, बच्चों आज केटीजी समाप्त हो गया है, कल थर्मोडायनेमिक्स शुरू करेंगे हम, है ना। प्रैक्टिस करना आपकी जिम्मेदारी है बेटा, क्वेश्चन करो वरना फिर मार्क्स नहीं आएंगे। आज बृहस्पतिवार हो गया, संडे को टेस्ट है आपका। टेस्ट का सिलेबस आपको पता ही है। राहुल 5 गुना 10⁴, रंजीत 5 10⁴, ठीक है भैया। गरिमा बेटा -4 कैसे आ गई पावर, इतना कम एनर्जी थोड़ी ना होगी। जतिंदर सॉरी 25 किलो वो जूल। 5 × 10⁴ है, वो माइनस गलती अच्छा से हो प्लस गया है, है। ठीक है ठीक है। जतिंदर 25 किलो जूल। वैसे है ना 5 गुना 10⁴ है ना, इन सब बच्चों का आंसर सही है। तो बेटा मैंने अभी आपको बताया ना, टोटल एनर्जी जो होगी वो एनर्जी होती है F/2 nRT, और nRT को हम पीवी लिख सकते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक गैस है 5 होगा। प्रेशर आपको दे रखा है। वॉल्यूम आप निकालोगे मास अपॉन डेंसिटी, है ना। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा मास अपॉन डेंसिटी। अब सारी वैल्यू पुट कर दो। प्रेशर है 8 गुना 10⁴, द्रव्यमान है 1 किलो और डेंसिटी है 4। तो 4 दूनी 8 कट गया, 5 × 10⁴ जूल। वेरी गुड, शाबाश। ये पीडीएफ में सेंड कर दूंगा बेटा। कल हम लोग थर्मोडायनेमिक्स शुरू करेंगे, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स टेस्ट में नहीं दे रहा मैं, आप जानते हैं। टेस्ट में बस आज तक का टॉपिक ये आएगा। कॉपी हो जाए तो बोल देना बेटा, मैं क्लास एंड कर दूंगा। डन सर। चलो कल मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके बेटा। थैंक